Welcome to the Samad Academy. Myself, Parvez Ansari. We are in the series of learning GST module in India. जैसा कि हम सबको पता है कि GST जो स्ट्रक्चर जो टैक्स मॉड्यूल है वो जुलाई 2017 से इंडिया में लॉन्च हुआ। हालांकि लॉन्च होने के बाद इसमें बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं, बट बीइंग अ पर्सन, बीइंग एन अकाउंटेंट, बीइंग अ प्रोफेशनल, हमें जीएसटी के कॉन्सेप्ट को डिटेल में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम इस वीडियो के सीरीज में हम डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक हम उठाने वाले हैं दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया अलॉन्ग विद सप्लाई, लेवी, कॉम्पोजिशन स्कीम। हालांकि हर एक चैप्टर को हम आने वाले और भी वीडियोस में डिटेल में कवर करेंगे, बट दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दैट इज एंटायर मॉड्यूल। सो इसमें हम छोटे चीज़ों को एक बेसिक लेवल पे समझेंगे कि जीएसटी की शुरुआत इंडिया में कैसे हुई एंड ये टैक्सेस के मॉड्यूल क्या क्या हैं, कौन कौन से टैक्सेस किस पे लगते हैं। एक बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन हम फर्स्ट वीडियो में देखेंगे एज दिस इज द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ एंटायर दैट इज कोर्स। सो एक बेसिक आइडिया हम ले लेते हैं जीएसटी के मॉड्यूल में। सो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कैसे हुआ, कैसे बना, प्रोविजंस क्या क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, कंपोजिशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, यानी कि जो जीएसटी काउंसिल्स होते हैं जैसे कि मेंबर्स हैं जो जीएसटी के रिलेटेड अपडेट्स, अमेंडमेंट, चेंजेस, ये कौन होते हैं, इनको कैसे बनाया गया, इनके पास क्या क्या पावर है वो भी हम समझेंगे। और सप्लाई क्या होता है, कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होता है, मिक्स सप्लाई क्या होता है, टैक्सेस किस पे लगते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ लेवी क्या है एंड कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है, ये कॉम्पोजिशन स्कीम क्यों लॉन्च की गई थी, उसका रीज़न क्या था एंड उसमें इफ़ एंड बट क्या क्या है। सो मोटे तौर पे हम ये कुछ पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हम समझेंगे कि ये पॉइंट्स होते क्या है एंड एक बेसिक लेवल पे आइडिया हमें होना चाहिए। वी आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, अगर हम वर्किंग हैं, चाहे वो जूनियर लेवल पे हों, चाहे हम सीनियर लेवल पे हों, चाहे मैनेजरियल लेवल पे हों, अगर हम अपने कंपनी का जीएसटी मॉड्यूल देखते हैं या फिर हम देखना चाहते हैं, तो ये जो थ्रू आउट द वीडियो सीरीज है, हमें वीडियोस के जितने भी डिटेल हम डिस्कस करेंगे वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। हालांकि आने वाले दिनों में डेफिनेटली जीएसटी के कॉन्सेप्ट टाइम पे चेंज होते रहेंगे, बट दीज आर द बेस कि इसमें से 80 to 90% चीज़ें कॉन्सेप्ट वही रहने वाली हैं। हालांकि थोड़े बहुत कभी कभार चेंज हो सकते हैं, बट ये जो मॉडल है आप ऐसा मान के चलो कि 90% चीज़ें बेस यही रहेंगी, इक्का या दुक्का चीज़ें जैसे टाइम एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होती रहेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जीएसटी की ज़रूरत क्यों पड़ी इंडिया में। तो जीएसटी की ज़रूरत क्यों पड़ी कि आपको मालूम होगा कि जीएसटी से पहले हमारे इंडिया में अलग अलग तरह के टैक्सेस लगते थे। अगर आप टैक्सेस को डिवाइड करो कि दो पार्ट में, एक तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट मतलब जो आपका इनकम रिलेटेड हो गया, हालांकि आज भी वो अपना डायरेक्ट टैक्सेस जैसा था वैसा ही चल रहा है, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो था वो मल्टीपल लेयर में डिवाइडेड था। मल्टीपल लेयर में जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, लग्जरी, परचेज टैक्स, ऑक्ट्राई ड्यूटी, कहने का मतलब ये बहुत सारे जो टैक्सेस थे ये दुनिया भर के टैक्सेस थे। तो एक इंडिया, वन नेशन, इसमें इतने सारे स्टेट लेवल पे टैक्सेस, बिकॉज वैट जो होता था हर एक स्टेट के हिसाब से रेट अलग अलग होते थे। आप एक सिंपल अगर पेन की बात करो, जो पेन था वो पेन इंडिया में अगर महाराष्ट्र में अगर आप बाई करो तो वो पेन पे जो वैट लगता था 5%, लेकिन राजस्थान में एग्जाम्पल के तौर पे 6%। तो एक ही प्रोडक्ट का दाम अलग अलग इंडिया में दैट इज अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट पे मिलते थे। तो ये इतना कॉम्प्लिकेशन था, तो ये पर्पस एक एम के साथ लॉन्च किया गया कि वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स यानी कि एक ही देश और एक ही टैक्स लगना चाहिए। ये इतने सारे टैक्सेस को जरूरत क्या है, क्योंकि अगर वही प्रोडक्ट, वही पेन अगर मैं महाराष्ट्र में बाई करूं
तो भी मुझे 5 रुपए का ही मिलना चाहिए, अगर वही पेन मैं अगर आसाम में जाके परचेज करूं तो भी मुझे 5 रुपए का ही मिलना चाहिए। ये डिफरेंशिएशन क्यों? तो मल्टीपल मार्केट एंड मल्टीपल टैक्सेस एग्जिस्टेड। जब ये इतने सारे टैक्सेस थे, उसमें कैस्केडिंग होता था, उसमें क्रॉस कैस्केडिंग होती थी, जिससे क्या होता था कि इतने सारे टैक्स का बर्डन बन जाता था और वही चीजें ना अपने को डिफरेंट डिफरेंट रेट पे मिलती है। तो इसलिए क्या किया गया कि ओके फाइन, तो जीएसटी की कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई कि वन नेशन वन टैक्स, वन मार्केट एंड वन टैक्स। तो पर्पस ऑफ जीएसटी टू अवॉइड कैस्केडिंग इफेक्ट, इंश्योरिंग सीमलेस फ्लो ऑफ टैक्स क्रेडिट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी कि अब होता क्या था, जो टैक्स बेनिफिट होता, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट, जो बायर को मिल नहीं पाता था, और इससे क्या होता था डबल टैक्स कैस्केडिंग, दैट इज काइंड ऑफ ड्यूअल टैक्सेशन कॉन्सेप्ट। वो सब चीजें दैट इज एक पे एक टैक्स लगता था। तो वो सारी चीजें जो लूप होल्स थे पुराने टैक्स मॉडल में, उसको हटाने के लिए और इसका टैक्स का बेनिफिट सामने वाले बायर को, डीलर को इजी वे से फ्लो हो सके, उसका टैक्स क्रेडिट मिल सके उसको, इस पर्पस के हिसाब से जीएसटी की शुरुआत इंडिया में हुई। सिंपल अगर बात करें तो जितने भी टैक्सेस थे उनको रिप्लेस करने के लिए, उनको हटाने के लिए और इतने सारे कॉन्सेप्ट और इतने सारे टैक्स के बर्डन को कम करने के लिए इंडिया में जीएसटी की शुरुआत हुई। हालांकि और भी डिटेल्स हैं इसके इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड, लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये समझो कि इंडिया में जितने मल्टीपल टैक्सेस तो उनको बोला गया, क्योंकि अगर ये एक देश है, भारत एक देश है, तो जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक क्यों ना एक ही टैक्स लगाया जाए, ये दुनिया भर के अलग अलग टैक्सेस अलग अलग रेट क्यों। सो जीएसटी की शुरुआत कैसे होती है? बात 2004 की है, जब मतलब केलकर टास्क फोर्स का गठन हुआ। उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से, दैट इज नेशन वाइड जीएसटी रिकमेंडेशन बाय केलकर टास्क फोर्स दैट इज केलकर की कमेटी बनी थी, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया जीएसटी के रिलेटेड। तो जीएसटी का जब रिकमेंडेशन आया 2004 में, उस टाइम पे अगर आपको याद होगा तो ये दैट इज यूपीए गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह की सरकार थी, वहां पे उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे दैट इज पी चिदम्बरम, उन्होंने प्रपोजल लॉन्च किया दैट इज 2006 में, प्रपोजल ऑफ जीएसटी इंप्लीमेंटेशन बाय फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। बजट में ये स्पीच दिया कि हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं, ये 2006 की बात है, 2006 में उन्होंने ये बजट में स्पीच दिया कि हम चाहते हैं कि 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में जीएसटी लागू कर दिया जाए। लेकिन आपको मालूम होगा 2006 में जब स्पीच देने के बाद ये लॉन्च कब हुआ? 2017 जुलाई, यानी कि जो प्रपोज डेट था 2010, उससे भी 7 साल बाद। 2014 में क्या हुआ? जीएसटी बिल विथ 122nd अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट डेटेड ऑन 19th ऑफ दिसंबर 2014। तो अपने संविधान के जो 122वां अनुच्छेद 122वां अमेंडमेंट, उसमें ये प्रेजेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए, जिसका 122nd अमेंडमेंट बोला जाता है। और वो जो जीएसटी बिल है वो पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा में उसको पारित किया गया, उसको प्रेजेंट किया गया 19 दिसंबर 2014 को। और लोकसभा ने इसको पास कब किया, पारित कब किया? 6 मई 2015 में। इसको लाया कब गया लोकसभा में? 19 दिसंबर 2014 पार्लियामेंट में लाया गया और उसको पारित किया गया 6 मई 2015 में। यानी कि ये जर्नी की बात हो रही है। अब 2015 में जो गवर्नमेंट थी वो चेंज हो चुकी थी। 2016 में राज्यसभा ने बिल को पास किया 3 अगस्त 2016 को। आपको मालूम होगा लोकसभा राज्यसभा दो अलग अलग सदन होते हैं हमारे भारतीय संविधान, हमारे भारतीय हिसाब से। तो प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी गेव हिज असेंट टू द बिल ऑन 8 सितंबर 2016। मुखर्जी साहब जो हमारे उस टाइम के तत्कालीन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी अपनी सहमति जता दी और 8 सितंबर 2016 को उनकी सहमति मिल गई। द नोटिफिकेशन फॉर ब्रिंगिंग इनटू फोर्स आर्टिकल 279 विद द इफेक्ट फ्रॉम 12 सितंबर 2016 वाज इश्यूड ऑन 10 सितंबर 2016। तो ये इस तरह से पूरी की पूरी जर्नी कंटिन्यू होती है। फिर फाइनली क्या होता है 2017 में जो जीएसटी बिल है वो बिल नहीं रह जाता है, अब वो कन्वर्ट हो जाता है जीएसटी एक्ट में। जीएसटी बिल वाज प्रेजेंटेड इन लोकसभा आफ्टर काउंसिल अप्रूवल, जीएसटी काउंसिल के अप्रूवल के बाद, which was passed in Lok Sabha dated on 27 March 2017 और राज्यसभा passed the bill on 6th April 2017. On 12th April 2017, President प्रणब मुखर्जी gave assent to all of the above, यानी कि राज्यसभा लोकसभा पास होने के बाद प्रणब मुखर्जी के पास ये बिल गया
और मुखर्जी साहब ने उन्होंने भी इसको हामी जता दी। फिर जाकर आता है जीएसटी, वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स इम्प्लीमेंटेड 1 जुलाई 2017। हालांकि 1 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ, लेकिन कुछ कुछ राज्यों में धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होने गया, यानी कि दैट इज सबसे आखिरी में 8 जुलाई 2017 को हुआ था। आई गेस जम्मू कश्मीर माइट भी, जम्मू कश्मीर में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लास्ट स्टेट था जहाँ पे जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो दैट इज कहने का मतलब 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हुआ एंड लास्ट जो सारे स्टेट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया दैट वाज 8 जुलाई 2017। आई एम नॉट श्योर अबाउट जम्मू कश्मीर का लास्ट था, लेकिन प्लीज कंफर्म कर लेना। बट 1 जुलाई टू 8 जुलाई, तो पूरे देश से अगर आप बोलो तो पूरे देश में 8 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू कर दिया गया। सो ये तो रही बात हिस्ट्री की। अब अपना जो आर्टिकल है दैट इज संविधान का जो आर्टिकल 246 वो क्या कहलाता है? ड्यूअल टैक्सेशन कॉन्सेप्ट। ड्यूअल टैक्सेशन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या? हमारा जो ये जीएसटी मॉड्यूल है ना, हमारा जीएसटी मॉड्यूल डिफरेंट कंट्रीज के जीएसटी मॉड्यूल को देख के ही एक बेस पे लिया गया, बनाया गया है। हमारे यहाँ पे ड्यूअल टैक्सेशन मॉड्यूल कॉन्सेप्ट कहलाता है। दैट इज आर्टिकल 246 में दिया हुआ है कि हमारे देश में जो जीएसटी मॉड्यूल होगा वो ड्यूअल कॉन्सेप्ट पे चलेगा। ड्यूअल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या? अगर आप जीएसटी से पहले चले जाओ, एक स्टेट दूसरे स्टेट को प्रोडक्ट सप्लाई करता था, तो उस टाइम पे अगर आपको पता होगा कि अगर एक स्टेट अगर कोई प्रोडक्ट सेल करता था विद इन स्टेट में, तो वहां पे वैट लगता था, दैट इज आउटपुट वैट एट द स्पेसिफाइड रेट लगता था। बट जब वही स्टेट दूसरे स्टेट को प्रोडक्ट सप्लाई करता था, वहां पे सीएसटी लगता था, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो ऐसे केसेस में अब क्या हो गया कि अब वो केसेस को खत्म करने के लिए तो यहाँ पे इंडिया में दैट इज दो चीजें चलती है। आपको मालूम होगा, एक तो केंद्र की सरकार होती है, एक होती है अपनी राज्य की सरकार। हालांकि दोनों के पास पावर होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ड्यूअल कॉन्सेप्ट लाया गया कि इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई कहने का मतलब ये हो गया, इंट्रा स्टेट यानी कि सेम स्टेट, अगर वही प्रोडक्ट सेम स्टेट में सेल किया जाएगा तो आर्टिकल 246A(1) तो ये कहता है कि ड्यूअल टैक्सेशन सिस्टम बोथ हैज द सेम पावर टू चार्ज। यानी कि इस मॉडल में एक तो इंट्रा स्टेट में क्या हो गया कि प्रोडक्ट सेम स्टेट में सप्लाई किया जाएगा। अब सेम स्टेट में सप्लाई किया जाएगा तो यानी कि वहां पे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा CGST प्लस SGST। आपको मालूम होगा CGST SGST, अगर आप विद इन सेम स्टेट में प्रोडक्ट सप्लाई करते हो तो CGST SGST लगता है। CGST कॉल सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST कॉल स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो जो बिलोंग करता है उसका पूरा का पूरा राइट्स, उसके ऊपर जो पावर है वो पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और यहीं पे जो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है इस पे पूरा का पूरा पावर है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि राज्यों की विधानसभा, यानी कि राज्यों के सरकारों का उस पे है, उसके हिसाब से वो अपने अपने एक्ट बना सकते हैं। यानी कि CGST एक्ट कौन बनाएगा, कौन चेक करेगा? वो पार्लियामेंट यानी कि जो सेंट्रल में हमारी सरकार बैठी है नई दिल्ली में, उनके पास पावर है कि इंट्रा स्टेट में जो CGST एक्ट है वो पूरा का पूरा उनके हिसाब से मॉनिटर होगा एंड जो स्टेट GST है वो पर्टिकुलर स्टेट अपने हिसाब से एक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, उनके पास ये पावर दे दी गई है। जबकि यही बात करें इंटर स्टेट सप्लाई में, यानी कि एक स्टेट से दूसरे क्रॉस बॉर्डर सप्लाई में क्या होगा, ये पूरा का पूरा IGST के मामले में आता है। तो IGST इन द सेंस इंटीग्रेटेड GST, तो यहाँ पे पूरा का पूरा पावर जो है पार्लियामेंट यानी कि केंद्र सरकार को दिया है IGST एक्ट आर्टिकल 269A। तो यानी कि केंद्र सरकार को दो चीजों का पावर मिला हुआ, पार्लियामेंट को दो चीजों का, IGST एक्ट का और CGST एक्ट का। जबकि SGST और UTGST कॉल यूनियन टेरिटरी GST, ये दोनों का पावर पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव जो स्टेट है, जो यूनियन टेरिटरीज है, जहाँ पे उनकी खुद की विधानसभा है, जिनके पास खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनको ये पावर दिया गया कि आप SGST एक्ट और UTGST एक्ट को अपने हिसाब से मैनेज करें। सो ये अपना आर्टिकल कहता है ड्यूअल टैक्सेशन कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हम लोग एक इंट्रा स्टेट सप्लाई और बेस्ड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई को हम सेग्रीगेट करते हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई यानी कि सेम स्टेट में अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस सप्लाई होता है तो CGST और SGST, जो CGST एक्ट है वो कवर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट के थ्रू, एंड SGST जो कवर होगा वो स्टेट गवर्नमेंट एक्ट यानी कि स्टेट GST
एक्ट के थ्रू, जिसका पावर पर्टिकुलर स्टेट को होता है। तो जीएसटी जो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड यानी कि प्रोडक्ट जहां पे कंज्यूम किया जाएगा, सर्विस जहां पे कंज्यूम की जाएगी, टैक्स बेनिफिट पर्टिकुलर स्टेट को ही मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर अपनी कंट्री से किसी और बाहर कंट्री में। तो ये इस केस में क्या होगा, इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई जीएसटी इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज इस केस में क्या होता है, टैक्स कौन सा लगता है, इस केस में आईजीएसटी चार्ज होता है, और ये जो आईजीएसटी का टैक्स होगा वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उसका पोर्शन ऑफ द अमाउंट यानी कि बेस्ड ऑन दैट रेट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, अमाउंट जो है पर्टिकुलर जो डेस्टिनेशन स्टेट है, कंजम्पशन स्टेट है, वहां पे शेयर करती है, उस पर्टिकुलर स्टेट को शेयर करती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई गुड्स मुंबई से बेचा गया अहमदाबाद गुजरात में, तो ये जो सोर्स स्टेट है यानी कि प्रोडक्ट कहां से निकला, प्रोडक्ट निकला महाराष्ट्र से, बट प्रोडक्ट जो डेस्टिनेशन है कंज्यूम कहां पर हुआ, अहमदाबाद गुजरात में। तो अहमदाबाद गुजरात में जो प्रोडक्ट गया, तो जो सप्लायर मुंबई का उसने जो टैक्स लगाया रहेगा वो आईजीएसटी, मान लो वो आईजीएसटी का अमाउंट है एग्जांपल के तौर पे जैसे कि 12,000 रुपीज। तो ये 12,000 जो पूरा का पूरा कलेक्ट कौन करेगा, ये कलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज जो सप्लायर है वो आईजीएसटी के फॉर्म में 12,000 रुपीज पे करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करेगी। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, जो पोर्शन ऑफ द अमाउंट यानी कि आज के दिन में जो जीएसटी का रेट है वो 50-50 है, किसी भी तरह का अगर पोर्शन हो, दैट इज जो अमाउंट डिवाइड होता है वो 50-50 दिया हुआ। बिकॉज अगर आप किसी प्रोडक्ट का रेट देखो 18% अगर आईजीएसटी है तो 9% सीजीएसटी है, उसमें 9% एसजीएसटी बिलोंग करता है। तो 12,000 का 6,000 सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, एंड 6,000 अपने पास रखेगी, एंड 6,000 जो पर्टिकुलर स्टेट को चला जाता है। Applicability of CGST and UTGST. UTGST called that is Union Territory GST. अब जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल लो, जैसे छोटा सा एग्जांपल ये ले लो, आप बिलोंग करते हो मुंबई से, आपने मुंबई से कोई प्रोडक्ट सेल किया है पुणे, मुंबई एंड पुणे एक सेम स्टेट में बिलोंग करते, दैट इज महाराष्ट्र। तो ऐसे केसेस में जो टैक्स लगता है वो लगता है CGST प्लस SGST। तो यहाँ पे CGST SGST बिकॉज ये महाराष्ट्र का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैं समझाना ये चाहता हूँ आज के दिन दैट इज अक्टूबर 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे कंट्री में 28 स्टेट है प्लस 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जिसके पास खुद की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि उनकी खुद की विधानसभा है। जैसे कि कौन से वो तीन है, वो तीन है पुडुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हालांकि अभी रिसेंटली बना है, पहले हमारे पास 7 यूनियन टेरिटरी थे, 7 यूनियन टेरिटरी थे जिसमें से दो ही के पास विधानसभा थी, अपनी खुद की असेंबली थी। बट जम्मू कश्मीर जैसे कि अभी रिसेंटली उसको अलग कर दिया गया, लद्दाख को न्यू यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। तो इससे हुआ क्या कि जो ये 28 स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र हो गया और नॉर्मल अपना गुजरात हो गया, ये 28 स्टेट, उसके अलावा 3 यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, इनके खुद की अपनी विधानसभा है। तो ये कभी भी प्रोडक्ट अगर अपने ही स्टेट में सेल करेंगे तो ये टैक्स चार्ज करेंगे CGST प्लस SGST चार्ज करेंगे, बिकॉज इनकी खुद की अपनी विधानसभा है। इनके पास जो SGST का एक्ट है वो उनका खुद का होगा, उन्होंने खुद अपना SGST का एक्ट बनाया रहेगा, बिकॉज उसका पावर किसको दे रखा है, पावर हमने समझा स्टेट को ही मिला हुआ है स्टेट का। तो उनके पास खुद की अपनी विधानसभा है, तो वहां पे जो प्रोडक्ट सेल होगा वहां पे CGST प्लस SGST के साथ सेल होगा। एग्जाम्पल दिल्ली, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरीज है, हालांकि वो पूर्ण स्टेट नहीं है, पूर्ण राज्य का बहुमत या फिर पूर्ण राज्य नहीं कहलाता है। अब दिल्ली में मान लो एक लोकेशन है मयूर विहार और दूसरा लोकेशन है चांदनी चौक, दोनों तो एक ही पर्टिकुलर दिल्ली के अंदर ही बिलोंग करते हैं। तो मयूर विहार से कोई प्रोडक्ट सेल होता है चांदनी चौक में, तो वहां पे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा CGST सेंट्रल गवर्नमेंट का, SGST दिल्ली गवर्नमेंट का। तो ये हो गया CGST एंड SGST। बट इसके अलावा कुछ हमारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे कि दमन दीव हो गया, दादरा नगर हवेली जिसको अभी मिक्स कर दिया गया है, अंडमान निकोबार, ऐसे जो हमारे बचे हुए, जैसे यहाँ पे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, लद्दाख, ये जो हमारे 5 यूनियन टेरिटरीज बने,
वहां पे अगर एग्जांपल चंडीगढ़ की ही बात ले लो, चंडीगढ़ में अगर प्लेस ए से प्लेस बी में कोई प्रोडक्ट सेल होता है तो प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी सेम चंडीगढ़ के अंदर ही रह गया, लोकेशन ए से लेके लोकेशन बी, तो ऐसे केस में वहां पर जो टैक्स लगेगा वो होगा पर्टिकुलर CGST प्लस वहां पर टैक्स लगेगा SGST नहीं, वहां पे लगेगा UTGST, दैट इज कॉल्ड यूनियन टेरिटरी GST। These UTs are governed by single UT GST Act। इनका अलग अलग स्टेट के अलग अलग हिसाब से कोई एक्ट नहीं बना हुआ है, बिकॉज सारे के सारे एक ही चीज में कवर होते हैं, यूनियन टेरिटरी GST Act 2017, और यहाँ पे जो टैक्सेस लगता है वो CGST प्लस UTGST। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म, हालांकि इसको हम दूसरे वीडियोस में यानी कि जब हम इनपुट टैक्स की बात करेंगे उसमें हम डिटेल में समझेंगे, बट दिस इज अ थियोरेटिकल पार्ट, तो हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म है इसको रिसेंटली चेंज किया गया, रिसेंटली इन द सेंस लास्ट ईयर 2019 में चेंज कर दिया गया, तो हम लोग लेटेस्ट फॉर्मेट की ही बात कर रहे हैं। तो हमारे पास 3 तरह के टैक्सेस है, एक है CGST, SGST, IGST। हम परचेज पे जो टैक्सेस पे करते हैं सप्लायर को वो हमारा असेट्स है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट है, जिसका बेनिफिट हम क्लेम कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिसबर्सिंग और लायबिलिटी, यानी कि जब हम अपनी टैक्स की लायबिलिटी अपने गवर्नमेंट को पे करेंगे तो हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हमने जो परचेज पे टैक्सेस सप्लायर को पे किया है उसका इनपुट लेस कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ। तो पहले जो प्रोसेस था वो बहुत सिंपल था, जहां पे आप CGST को पहले CGST से माइनस करो। सिंपल अगर बात करूं तो आप सेल के ऊपर जो CGST लगाते हो उसको आप आउटपुट CGST कहते हो, जो परचेज के टाइम पे आपका CGST चार्ज होता है उसको आप इनपुट कहते हो। तो आप असेट्स को आप समझो कि ये इनपुट है, लायबिलिटी को आप समझो आउटपुट है। तो पहले क्या था कि आउटपुट इनपुट CGST एंड CGST आपस में ही एडजस्ट हो जाया करते थे, ये पहले का मैकेनिज्म है। तो इस मैकेनिज्म में कुछ फ्लॉज थे, इससे हुआ क्या कि जो IGST का अमाउंट बैलेंस गवर्नमेंट को पे होता था तो वहां पे क्या बैलेंस हो रहे थे कि वहां पे अमाउंट जो है एक्यूमुलेट होके IGST गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ था, और गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को काफी प्रॉब्लम्स होती थी, वो अमाउंट स्टेट पर्टिकुलर स्टेट को डिसबर्स करने में काफी लेट होते थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया। अब मॉडिफिकेशन में ये कहा गया कि सबसे पहले जो आपके पास IGST का इनपुट है, हालांकि मैं यहाँ पे थियोरेटिकल पार्ट कवर कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल हम दूसरे दैट इज GST मैनेजमेंट इन टैली ERP 9 उसके अंदर हमने कवर किया है कि एक्चुअल में कैसा होता है, और इसके रिगार्डिंग मेरा एक वीडियो भी है अलग से, मैं उसमें भी डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे थियोरेटिकल पार्ट में देखते हैं। तो IGST जो हमारा है वो IGST का इनपुट टैक्स है, वो सबसे पहले IGST के आउटपुट से एडजस्ट होगा, यानी कि IGST का इनपुट आपको सबसे पहले खत्म करना है, यानी कि जीरो करना है। जब तक IGST का असेट बैलेंस यानी कि इनपुट बैलेंस जीरो नहीं होता तब तक बाकी आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो IGST का सबसे पहले आउटपुट IGST से अगर कुछ फर्दर बैलेंस बच गया तो CGST, SGST या फिर यूनियन टेरिटरीज, एनी अगर कुछ बैलेंस बचा है तो कैरी फॉरवर्ड होगा या फिर रिफंड क्लेम कर सकते हो उसके बाद। यानी कि IGST का इनपुट बैलेंस अगर 500 रुपए है तो सबसे पहले आउटपुट IGST से एडजस्ट करो, अगर कुछ बैलेंस बचा तो CGST, SGST या यूनियन टेरिटरीज इन ऑर्डर, ये सेम ऑर्डर में आपको एडजस्ट करना है। अगर बैलेंस बच गया तो उसको रिफंड क्लेम कर लो या फिर उसको कैरी फॉरवर्ड कर लो। सिमिलरली फिर बात आती है CGST को, तो CGST का बैलेंसेस जो है वो CGST के साथ IGST के साथ कैरी फॉरवर्ड कर लो, क्योंकि यहाँ पे तो पहले ही एडजस्ट हो चुका है वो। सिमिलरली SGST, SGST, IGST कैरी फॉरवर्ड या फिर रिफंड। सो ये जो मॉड्यूल है प्रैक्टिकल अगर हम लोग करेंगे तो ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा, लेकिन एक ये एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो फ्लो करता है, फॉलो करता है, जिससे क्या होता है कि आप अपने टैक्स लायबिलिटी में पेमेंट करते वक्त ये इनपुट टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। अब हम बात करते हैं GST काउंसिल्स की। अब GST काउंसिल वो होते, देखो अगर हर महीने देखा रहेगा GST काउंसिल की मीटिंग होती रहती है, जिनके हेड हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो कि आज के टाइम हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन। तो उनके आए दिन कोई न कोई मतलब काउंसिल मीटिंग होती रहती है और GST के रिलेटेड हमारे पास अपडेट्स आते रहते हैं। तो ये GST काउंसिल की शुरुआत कैसे हुई? GST काउंसिल की शुरुआत जैसे आर्टिकल में दिया हुआ 279 में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू फॉर्म काउंसिल जॉइंटली विद द सेंट्रल एंड स्टेट, यानी हमारे प्रेसिडेंट, हमारे देश के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो GST काउंसिल को एक
काउंसिल बना सकते हैं, यानी कि फॉर्म कर सकते हैं। द प्रोविजन रिलेटेड टू जीएसटी काउंसिल केम इनटू फोर्स 12 सितंबर 2016। इन्होंने ही, दैट इज 12 सितंबर को इनकी शुरुआत हुई थी और इन्होंने ही जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हमारे इंडिया में कैसे लागू करना है ये पूरा का पूरा देखभाल इनके हाथों में ही होता है। तो इसमें मेंबर कौन कौन से होते हैं? इसमें मेंबर होते हैं दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के मेंबर होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 मेंबर होते हैं, एक तो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, दैट इज चेयरमैन होंगे ये काउंसिल के, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस इज ऑल्सो इट्स मेंबर। अलॉन्ग विद दैट हमारे जो स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज है, वहां से मेंबर होंगे। जो स्टेट अपने हिसाब से जिसको सेलेक्ट करेगी वहां से वो उनको भेज सकते हैं। तो टोटल इस तरह से अलग अलग स्टेट, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज प्लस हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ ये पूरे की पूरी मेंबर दैट इज काउंट होते हैं। अब ये करते क्या है? ये बेसिकली इनका काम ये है कि रिकमेंडेशन चेक करना, जीएसटी को और इसी तरह से इम्प्लीमेंट करना, उसके लुक आफ्टर करना, ये डिफरेंट एक्टिविटीज, जैसे कि टू मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड स्टेट ऑन इम्पोर्टेंट इश्यूज। यूनियन यानी कि टेरिटरीज और स्टेट को इम्पोर्टेंट इश्यूज लाइक the taxes, cess, surcharge levied by the union, state and the local bodies which may be subsumed on goods and service tax। मतलब ऐसे छोटे मोटे जो टैक्सेस अब आज के दिन भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, लग रहे हैं, उसको सब्ज्यूम करना यानी कि उसको रिप्लेस करना विद जीएसटी के साथ में, ये सब चीजें लुक आफ्टर करना। मॉडल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, द लॉज, प्रिंसिपल ऑफ लेवी, अपॉइंटमेंट, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न द प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सारी चीजों का देखभाल जीएसटी काउंसिल करती है। टैक्स रेट क्या होगा, उसके एग्जम्पशन क्या होंगे, उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगा, जीएसटी का रेट क्या होगा, किस प्रोडक्ट में क्या जीएसटी रेट लगाना है, किस में क्या चेंजेस करना है। आपने देखा रहेगा आए दिन जीएसटी के रेट कभी चेंज होते रहते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप ये देख लो, रेस्टोरेंट का, पहले रेस्टोरेंट का जीएसटी रखा था 18%, फिर 12%, फिर बाद में अभी 5%, 2 अलग अलग कैटेगरी कर दिया था बेस्ड ऑन एसी नॉन एसी। तो ये जितने भी रिकमेंडेशन होते हैं, ये जितने भी चीजें होती हैं, ये पूरे की पूरी अपनी जीएसटी काउंसिल हमेशा करते हैं, हर मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि ये फर्दर चेंजेस होने हैं या फिर ये चेंजेस होगा, जीएसटी का रेट ये चेंज हो गया। और हमारे जो 7 स्पेशल स्टेट है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये सब स्पेशल स्टेट कहलाते हैं, जिनको अलग से एक प्रोविजन प्रोवाइड करना है, दैट इज उनकी अलग से सहूलियत के हिसाब से उनके लिए अलग जीएसटी मॉड्यूल, उसके लिए अलग रिकमेंडेशन करना, उनकी देखभाल करना, उनकी सब चीज़ों को लुक आफ्टर करना, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स है उसको रिसॉल्व करना, ये सारा का सारा चीज़ें जो है ना, ये जीएसटी काउंसिल ही करती है। यानी कि जीएसटी में जो भी चेंजेस होते हैं वो बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल्स। जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के बेस पे ही सारे के सारे फंक्शंस होते हैं, सारी चीज़ें अपडेट होती हैं एंड जीएसटी मॉडल वर्क करता है। टैक्सेस सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी, कौन कौन से टैक्सेस है जो जीएसटी के मॉडल में रिप्लेस कर दिए गए, यानी कि अब उसको रिप्लेस कर दिए गए। जैसे कि आप देखो सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो पहले अगर आपको याद होगा कि एक्साइज ड्यूटी लगती थी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सरचार्ज, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, ये सारे के सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस थे पहले, अब वो सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंडर में काउंट होते हैं। सिमिलरली अब ये जो पहले वैट लगता था, परचेज टैक्स, लग्जरी, दैट इज स्टेट स्पेसिफिक जो टैक्सेस थे, वो सारे के सारे एसजीएसटी में कवर हो गए। आईजीएसटी में कौन सी? सीवीडी, दैट इज काउंटर वेलिंग ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, दैट इज कस्टम ड्यूटी, अगर आप समझ लो जो कस्टम वाले लगाते थे। कस्टम ड्यूटी आज भी लगती है, आज के दिन भी लगती है, वो रिप्लेस नहीं हुई है, लेकिन कस्टम के टाइम पे जो सीवीडी, जो सीएसटी लगता था, ये सब चीजें आईजीएसटी में आज के दिन कवर हो जाती हैं। तो ये जो पुराने टैक्सेस थे, ये धीरे धीरे सारे के सारे स्पेसिफिक यानी कि अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, ये सब चीजें अलग अलग टैक्सेस में ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। बट कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको फिलहाल जीएसटी में कवर नहीं किया गया है, फिलहाल जीएसटी में कवर नहीं है। जैसे कि अगर बात करें तो अल्कोहल, पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल ऑयल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैसेस, एविएशन, ये सब चीजें जो है ना, अभी जीएसटी के अंडर फिलहाल कवर नहीं है। इस पे जो टैक्सेस लगते हैं वो पुराने टैक्सेस ही लगते हैं। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं तो, अगर आपको याद होगा आफ्टर लॉकडाउन, जब कोविड-19 का लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन खुलने के बाद, हालांकि खुला नहीं था, लेकिन सबसे
बड़े पैमाने पे जो चीज स्टार्ट की गई थी वो थी लिकर शॉप। लिकर शॉप इसलिए स्टार्ट किया गया था बिकॉज लिकर पे जो टैक्सेस लगते हैं वो जीएसटी नहीं, वो उस पे टैक्सेस लगता है वैट, और वैट पे सबसे ज्यादा रेवेन्यू पर्टिकुलर स्टेट को होता है। स्टेट जो उस हालत में थे ही नहीं कि रेवेन्यू को वो जनरेट कर सके, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि चलो लिकर सेल करते, इससे क्या वैट जनरेट होगा, और वैट यानी कि टैक्स जनरेट होगा पर्टिकुलर स्टेट को ही मिलेगा। तो उस पे ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं आज के दिन में जिस पे अभी भी डिस्कशन चालू है कि इसको कब जीएसटी में इंक्लूड किया जाएगा। हालांकि ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं जिस पे अभी भी जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं है। टोबैको में कुछ टाइप्स ऑफ टोबैको में ओल्ड टैक्सेस लगते हैं, किसी किसी में जीएसटी मॉडल में लगता है, एंड कभी कभी बहुत अप्लीकेबल होता है। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट है, और साथ में अगर आप बात करो स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ये सब चीजें आज के दिन भी अप्लीकेबल है। इवन कस्टम ड्यूटी जो आज भी लगती है वो आज भी लगती है, वो अभी भी चेंजेस नहीं हुआ है। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स जिस पे अभी भी पुराने टैक्सेस लगते हैं, और किसी किसी प्रोडक्ट पे जीएसटी भी लगता है, किसी किसी प्रोडक्ट पे ओल्ड टैक्सेस भी अभी भी अप्लीकेबल है। सप्लाई, अब कुछ हम डेफिनेशन यानी कि कुछ सेक्शंस की डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। सप्लाई क्या होता है? सप्लाई अगर बात करूं, व्हाट इज सप्लाई? अगर हम मोटे मोटे तौर पे बात करें तो हमने कोई भी प्रोडक्ट किसी को सेल किया इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सचेंज या फिर किसी भी चीज के बदले, वो सप्लाई कहलाता है। तो सप्लाई का इंक्लूड दिया ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, हमने सेल किया, ट्रांसफर किया, बाटर मतलब अदला बदली, एक्सचेंज किया, लाइसेंस दिया, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड टू फॉर ए कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यानी कि हम बिजनेस के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी तरह का कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, देते हैं, लीज पे देते हैं, उसको डिस्पोज करते हैं। सो दिस ऑल आर इंक्लूडेड सप्लाई, और सप्लाई है तो डेफिनेटली टैक्सेबल है। इसमें आता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर द कंसिडरेशन वेदर और नॉट फॉर द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। अगर हम बिजनेस हैं, रजिस्टर्ड पर्सन है, हम फॉरेन से कोई भी तरह, किसी भी तरह का बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज ले रहे हैं, चाहे वो बिजनेस के आगे काम आए या ना आए, लेकिन हम किसी तरह की कोई सर्विस ले रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो सप्लाई कहलाता है। आगे डिस्कस करेंगे हम इसको। सप्लाई ऑल्सो इंक्लूड द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल्स डिफाइन है, जो शेड्यूल 1, 2, 3 इसके शेड्यूल्स डिफाइन है, उसके हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट अगर सप्लाई होता है जिसके हम बदले हम कंसिडरेशन या फिर कंसिडरेशन ले या ना लें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल आप मान लो, ये सप्लाई इसमें क्या इंक्लूड होगा। आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी में जैसे एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉय है जो जॉब छोड़ के जा रहे हैं, और जॉब छोड़ के जाने के साथ साथ वो ये डिमांड कर रहा है कि सर ये जो लैपटॉप है अभी इतने दिन तक मैं यूज कर रहा था, तो एक काम करो ये लैपटॉप आप मुझे दे दो। दैट मीन्स ही इज आस्किंग कि लैपटॉप वो लेके जाना चाहता है, बट कि वो लैपटॉप जो बिलोंग करता है वो पर्टिकुलर उस कंपनी की प्रॉपर्टी, उस कंपनी का एसेट्स है। अब कंपनी ने वो जो लैपटॉप परचेज किया था, वो लैपटॉप जो है पर्टिकुलर कंपनी ने परचेज किया, उसका टैक्स पे किया, उसका टैक्स इनपुट, टैक्स क्रेडिट, बेनिफिट ले लिया था, मान लो 2 साल पहले परचेज किया, तो कंपनी ने उसका टैक्स बेनिफिट ऑलरेडी ले लिया है, बट उस एम्प्लॉय को एज ए बोला गया चलो ठीक है, यू वर द लॉयल एम्प्लॉय, तो आप एक काम करो, आप जा रहे हो तो ये लैपटॉप भी आप लेके जा सकते हो। हालांकि उसे कोई पैसा नहीं लिया गया उस एम्प्लॉय से, तो पैसा नहीं लिया, लेकिन क्या ये मेरा सप्लाई में काउंट होगा? क्या ये मैं सप्लाई कहलाएगा? क्या ये कंपनी के लिए सप्लाई कहलाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सप्लाई कहलाएगा। यही तो रूल है। रूल कहता है कि अगर हमने उस चीज को एज उसका टैक्स इनपुट क्रेडिट बेनिफिट ले लिया था तो ये बाय डिफॉल्ट सप्लाई कहलाता है। उसी तरह से वेयर सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांसपोर्टेशन कंस्टिट्यूट अ सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1, दे विल बी ट्रीटेड आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज रेफर्ड इन शेड्यूल 2। यानी किसी भी तरह का कोई भी सप्लाई, चाहे वो सब सेक्शन 1 में हो या सेक्शन 2 में, शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 2 में कवर्ड है, बाय डिफॉल्ट वो सप्लाई कहलाएगा। आप ये समझो मोटे मोटे तौर पे, किसी भी तरह का सप्लाई, चाहे वो इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, इफ इट इज रिलेटेड टू बिजनेस, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, विद और विदाउट कंसिडरेशन, मोटे मोटे तौर पे हर एक चीज को हमें सप्लाई ही ट्रीट करेंगे। हालांकि डिटेल में हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे सब सेक्शन क्या कहलाता है, सब सेक्शन, हम सेक्शन की बात नहीं कर रहे, हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सप्लाई क्या होता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या होता है?
इंपोर्ट ऑफ सर्विस यानी कि जब हम फॉरेन कंट्री से, फॉरेन कंट्री यानी कि अदर देन इंडिया, इंडियन ज्योग्राफिकल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से बाहर अगर हम किसी फॉरेन कंट्री से कोई सर्विसेज ले रहे हैं तो आप सिंपल समझो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाता है। इसमें टर्म्स क्या है, द सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, बिल्कुल। द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस यानी कि सर्विस पाने वाला वो इंडिया में हो। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज इन इंडिया, और साथ साथ में सर्विस जो रेंडर की गई हो वो इंडिया में हो। इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज ट्रीटेड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बिल्कुल। इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो होती है एक तरह का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है जिसपे IGST आपको पे करना होता है, साथ में उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी बेनिफिट मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ज्योग्राफिकल टेरिटरी। तो अगर आप बात करो इंपोर्ट ऑफ सर्विस में, तो क्या एक बंदा समुद्र में अगर खड़े होके हमें कोई सर्विस दे रहा है तो क्या वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाएगा? तो यानी कि अगर बात करूं तो ये हम जिसको बोल रहे हैं कि आउटसाइड इंडिया, तो आउटसाइड इंडिया कैसे ट्रीट करेंगे? एक बंदा कन्याकुमारी में खड़ा है तो डेफिनेटली वो कन्याकुमारी में खड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है वो इंडिया में है। लेकिन अगर वो समुद्र में चला जाता है, लेट्स से अगर 10 किलोमीटर, तो वो तो इंडिया में कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? बिकॉज वो तो समुद्र पे, जमीन पे तो नहीं खड़ा है। तो ज्योग्राफिकल टेरिटरी क्या है इंडिया की, इसका एक्चुअली बताऊं तो इसका जो सेक्शन 2 है ब्रैकेट 56, दैट इज सब सेक्शन 56 ऑफ CGST एक्ट, द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज रेफर टू द आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का ज्योग्राफिकल एरिया वही है जो हमारे संविधान में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में डिफाइन है। इट इज टेरिटोरियल वाटर्स, सीबेड, सब ऑयल अंडरलाइंग एंड सच वाटर कंटिनेंट सेल्फ, यानी कि आप ये समझो कि भारत का जो अधिकार है, दैट इज जो क्षेत्र है, भूगोलीय क्षेत्र है, वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है उसके मुताबिक ही यहाँ पे GST में भी ट्रीट किया जाएगा। तो अच्छा, ये जैसे कि ट्रीट ऐसे करो कि आप ये देखो एग्जांपल के तौर पे, मान लो ये आपका, ये यहाँ पे समुद्र यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से समुद्र स्टार्ट हो रहा है, भारत की जमीन ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन है तो ऑब्वियस सी बात है ये तो भारत का ज्योग्राफिकल एरिया कहलाएगा ही कहलाएगा। लेकिन अब ये मान लो यहाँ से समुद्र स्टार्ट हो रहा है, अब यहाँ से समुद्र स्टार्ट हो रहा है तो समुद्र स्टार्ट होने के 12 नॉटिकल माइल तक, यानी कि जो समुद्र में डिस्टेंस होता है वो किलोमीटर के बदले नॉटिकल माइल में कवर करते हैं। तो 12 नॉटिकल माइल में तो टेरिटोरियल वाटर्स यानी कि भारतीय सीमा में ही काउंट होगा, बिकॉज ये भारतीय समुद्र तट में कहलाता है, भारतीय इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, इसको हम भारतीय समुद्र कहेंगे। एंड 12 से अगर आगे बढ़ेंगे 24 नॉटिकल माइल तो ये कंटिन्यूअस जोन कहलाता है, हालांकि अभी भी हमारे इंडियन टेरिटरीज में ही काउंट हो गई एज पर GST एक्ट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये 24 से लेके 200 नॉटिकल माइल चला गया तो ये यहां से लेके 12 से लेके 200 एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। कंटिनेंटल शेल्फ जहां से खदानें, ये सब चीजें, जो नेचुरल गैसेस होते हैं, ये सब चीजें निकलती हैं। तो हालांकि ये अभी भी जो यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल तक जो है वो हमारा जो कहलाएगा ये अभी भी इंडियन ज्योग्राफिकल कहलाएगा। यानी कि एक बंदा यहाँ पे 150 नॉटिकल माइल पे खड़ा होकर कुछ प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो इसके बियॉन्ड चला गया तो ये हाई सीज कहलाता है। हाई सीज यानी कि अदर देन इंडियन ज्योग्राफी बॉर्डर, यानी कि इंडियन टेरिटरी के बाहर है बंदा। अब यहाँ से कोई प्रोडक्ट सर्विस लेंगे तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाएगी। तो दिस इज द बेस आइडिया ऑफ ज्योग्राफिकल टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो अगर आप कभी भी समझना है कि एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विस का हो, और एक टर्म आता है इन केस ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, हाई सीज एक्सपोर्ट एंड हाई सीज इंपोर्ट। तो हाई सीज अगर आप समझो तो हाई सीज मतलब समुद्र के थ्रू ही माल बेच दिया। एक एग्जांपल के थ्रू समझो कि कोई प्रोडक्ट मान लो अमेरिका से आ रहा है, USA से आ रहा है, वो इंडिया में लैंड करने वाला मिस्टर A के नाम से, लेकिन अभी वो प्रोडक्ट अभी इंडियन बॉर्डर में यानी कि 200 नॉटिकल माइल तक पहुंचा नहीं है। अब मिस्टर A ने क्या किया, मिस्टर B को सेल कर दिया, मिस्टर A ने मिस्टर B को सेल कर दिया। तो ऐसे केस में ये कहलाता है हाई सीज सेल, बिकॉज अभी तक वो इंडियन बॉर्डर में आया नहीं। एक्चुअल में USA पार्टी ने मेल बेचा था माल, वो A को बेचा था, लेकिन A ने क्या किया, ऑन द स्पॉट B को बेच दिया, जबकि वो बॉर्डर में अभी तक एंटर नहीं हुआ। तो ऐसे एक्टिविटीज कहलाते हैं हाई सीज एक्सपोर्ट एंड हाई सीज इंपोर्ट, यानी कि हाई सीज सेल, हाई सीज परचेज। केसेस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि विदाउट कंसिडरेशन यानी कि जहां पे हम पैसा नहीं लेते हैं, फिर कुछ चीजें नहीं लेते लेकिन फिर भी वो सप्लाई काउंट होगा। जैसे कि परमानेंट ट्रांसफर ऑफ डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, जैसे लैपटॉप की बात की थी, जहां पे हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया था तो वो भी सप्लाई ही काउंट होगा।
क्लैरिफिकेशन ऑन डोनेशन गिफ्ट फॉर इंडिविजुअल डोनर, अगर कोई डोनर है द गिफ्ट और डोनेशन इज मेड टू ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, पेमेंट हैज द चैरिटेबल कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट, मतलब गिफ्ट के तौर पे ही होगा और या फिर डोनेशन के तौर पे होगा। द पर्पस इज फिलनोट्रॉपिक एंड नॉट एडवर्टीजमेंट, ये एक तरह का मतलब कोई एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं होगा, एक नेचुरल होगा कि हाँ ये डोनेशन के तौर पे ही जा रहा है। सो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्ट्रिक्ट पर्सन मेड इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अगर किसी भी तरह का सप्लाई होता है जिसका हम बिजनेस में इस्तेमाल करने वाले हैं और बिजनेस के आगे बढ़ाने के लिए करने वाले हैं, तो किसी भी तरह का सप्लाई हो, चाहे वो फ्री हो चाहे चार्जेबल बेसिस पे हो, बाय डिफॉल्ट वो कहलाएगा सप्लाई। केसेस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन पार्ट 3, दैट इज उसका कवर कर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल, यानी कि एक कंसाइनमेंट बेसिस पे बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट where the agent undertake to supply such goods on behalf of the principal, जब एक एजेंट प्रोडक्ट अपने प्रिंसिपल से लेता है और वो किसी कंसाइनमेंट बेसिस पे किसी को सेल करेगा तो भी ये कहलाता है सप्लाई ऑफ गुड, बिकॉज प्रिंसिपल ने जो प्रोडक्ट सप्लाई किया एजेंट को, एजेंट से कोई पैसे नहीं लिए लेकिन ये सप्लाई हो गया बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर द एजेंट अंडरटेक द रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, जब एजेंट वही माल को वापस करेगा, एग्जाम्पल अगर नहीं बिका या फिर बैलेंस स्टॉक को, तो उस केस में भी ये बाय डिफॉल्ट सप्लाई कहलाएगा। इम्पोर्ट of services by a taxable person from a related person of from any of his other establishment outside India, किसी भी तरह का फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट से या फिर फॉरेन पार्टी से हमें अगर किसी भी तरह कोई सर्विस लेते तो डेफिनेटली अगर बिजनेस के लिए है तो वो सप्लाई ही कहलाएगा। डिटेल में समझे तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस डिटेल में अगर समझे तो एक होता है फॉर कंसिडरेशन बिटवीन एनी पर्सन, मतलब कुछ चार्जेस के साथ, विदाउट कंसिडरेशन विद इन बिटवीन रिलेटेड, मतलब हमारी ही एस्टेब्लिशमेंट है, हम उसको कोई पेमेंट नहीं करेंगे लेकिन हम उससे कोई सर्विस ले रहे हैं, तो फॉर अगर बिजनेस फर्दरेंस के लिए, अगर वो बिजनेस के लिए लेते हैं मतलब बिजनेस में काम आने वाला है, दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस फर्दरेंस, डेफिनेटली ये सप्लाई है एंड टैक्सेबल इवेंट है। बट अदर देन बिजनेस एंड बिजनेस फर्दरेंस तो इट इज नॉट अ टैक्सेबल इवेंट, इट इज नॉट अ सप्लाई, बिकॉज हमने जो लिया है वो रिलेटेड पार्टी से लिया है और ये किसी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। बट फॉर द कंसिडरेशन जहाँ पे हमने पेमेंट किया है, चाहे वो बिजनेस फर्दरेंस के लिए हो या फिर किसी भी चीज के लिए हो, बाय डिफॉल्ट वो सप्लाई कहलाता है। नोट, विदाउट कंसिडरेशन बिटवीन अनरिलेटेड पार्टी इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज नॉट अ सप्लाई। एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यानी कि दिस आर द एक्टिविटीज जो अगर आप इसको समझो तो ये सब सर्विसेज में कहलाता है, जैसे कि हो गया एनी ट्रांसफर ऑफ राइट्स इन गुड्स और एनी अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल देयर ऑफ, अगर हम कोई प्रोडक्ट या फिर कोई भी चीजें किसी को टाइटल यानी कि किसी को बेचे बिना अगर उसको देते कि भाई तू भी यूज कर, तो भी ये सप्लाई है। लैंड एंड बिल्डिंग किसी को हमने भाड़े पे दिया, रिलीज पे दिया, टेनेंसी पे दिया, किसी भी तरह का हम लोगों ने दिया, इट इज काइंड ऑफ सप्लाई। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो दीज आर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, हमने जो रेंट भी दिया, तो ये जितने भी एक्टिविटीज है ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहलाता है। भले ही हमने यहाँ पे ऑनरशिप किसी को ट्रांसफर नहीं की, यानी कि हमने किसी को अपनी व्हीकल रेंट पे दे दी यूज करने के लिए, तो यहाँ पे हमने तो ऑनरशिप सप्लाई नहीं किया, दैट इज ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आपने अपने गोडाउन में किसी और को अपना प्रोडक्ट रखने दिया, तो भले ही आपने मतलब अपना ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं की, लेकिन आप एक तरह का सर्विस आपको यूज कर रहा हो, तो इट इज काइंड ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सो ये दीज आर द टॉपिक्स, ये डेफिनेटली अगर आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया, इस चीज़ों को समझ रहे हो, तो डोंट वरी, हर एक चीज़ को आप पीपीटी आपको मेल कर दी जाएगी, आप इसको ले सकते हो और डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हो। एक्टिविटीज नॉट टू बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जैसे कि ये कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में काउंट नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 इसको डिस्कस करते हैं। एम्प्लॉय सर्विसेज रेंडर्ड टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और एनी रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब ये क्या हो गया कि आप एक एम्प्लॉय हो कंपनी के, आपने अपनी सर्विस कंपनी को दी है, जिसके बदले कंपनी ने आपको सैलरी दी है और आप कंपनी के पेरोल पे हो। तो ऐसे केस में अगर आप कंपनी के पेरोल पे हो और आपने सर्विस दी हो, तो वो कोई सर्विस नहीं है, कोई सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस में काउंट नहीं होता, बिकॉज आप एम्प्लॉयमेंट में हो।
हाँ, अगर आपने वो जॉब छोड़ दिया और आपने एज अ फ्रीलांसर कोई प्रोफेशनल सर्विस दी कंपनी को, तो अब आपका कोई रिलेशन एज ए एम्प्लॉयमेंट का कंपनी से नहीं बनता है और ये कहलाएगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज। पॉइंट नंबर 2, सर्विसेज रेंडर बाय एनी कोर्ट इंक्लूडेड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एनी ट्रिब्यूनल कोर्ट दैट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द लॉ। यानी कि जो कोर्ट्स होते हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, अगर ये किसी भी तरह कोई सर्विस दे तो ये सप्लाई में काउंट नहीं किया जाएगा। द फंक्शन परफॉर्म बाय एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो सांसद होते हैं, जो विधायक होते हैं, मेंबर ऑफ पंचायत जो होते हैं, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज के जो होते हैं, मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज, तो इनके जो सर्विसेज होते हैं वो भी सप्लाई में काउंट नहीं होंगे। The duties performed by any person who hold any post in pursuance of provision of Constitution in that capacity, or the duties performed by any person as a chairperson or member or director in any body established by the central or state government or local authority and who is not deemed as an employee before the commencement of this clause। यानी कि ये लोग वैसे जो सरकारी लोग हैं, जो कुछ जन हमने नाम डिटेल में डिस्कस किए, ऐसे लोग की सर्विस जो है सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहलाएगी। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, यानी कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो फ्यूनरल सर्विसेज, बरियल हो गया, क्रिमिनेशन हो गया और क्रिमेटोरियम हो गया और मॉर्चरी, ये सब चीज़ें जो अंतिम यात्रा में काम आती हैं वो सब चीज़ें भी एज ए सर्विस में काउंट नहीं होंगी। सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज 5 पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2, सेल ऑफ बिल्डिंग, ये भी आपका सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस में काउंट नहीं होगा बिकॉज इसका क्लॉज अलग से दिया हुआ, इसको हम आने वाले अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम वन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट एंटरिंग इन इंडिया, मैंने बताया था जैसे कि वो इंडिया में आता ही नहीं है। जैसे हाईसीज की बात करो कि यूएसए से माल आ रहा था इंडिया में, लेकिन अभी तक वो इंडियन ज्योग्राफी में एंटर नहीं किया। मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी को भेज दिया, लेकिन मिस्टर बी जो बिलोंग करता है जापान का पर्सन है, तो मिस्टर बी जापान का है, तो ऐसे केस में वो हाईसीज सेल हो गया। तो हाईसीज सेल हो गया तो इंडिया के बॉर्डर में आया ही नहीं, तो वो पूरा कहलाएगा नॉन टैक्सेबल हो गया। नॉन टैक्सेबल इवेंट तो डेफिनेटली कवर ही नहीं होगा, इस पर जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं होगी। सेक्शन 8, टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिशन एंड मिक्स सप्लाई, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये बेस समझते हैं हम लोग, इसका डिटेल में हम और डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई? कंपोजिट सप्लाई क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट जब हम सप्लाई करते हैं तो वो कंपोजिट कहलाता है। लेकिन इसमें रूल ये है कि अगर हम कोई प्रिंसिपल प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ बाय डिफॉल्ट जो दूसरा प्रोडक्ट है वो बाय डिफॉल्ट इन नेचर आता ही आता है। जैसे कि एग्जांपल, अगर हम मोबाइल लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसके साथ चार्जर आता है। तो यानी कि एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट की जरूरत पूरी करने के लिए बाय डिफॉल्ट उसके साथ कंबाइन होता है, तो वो कहलाता है कंपोजिट सप्लाई। अ सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट consisting of 2 or more taxable supply of goods or services, both or any combination thereof, which are naturally bundled and supplied in the conjunction with each other in ordinary course of the business, one of which is principal supply। अभी समझो कि आप एग्जाम्पल के तौर पे कोई प्रोडक्ट परचेज, जैसे मोबाइल परचेज करते हो, तो मोबाइल परचेज किया तो मोबाइल पे बाय डिफॉल्ट चार्जर मिल गया। तो अगर आप मोबाइल परचेज करो, मान लो मोबाइल का रेट 12% और चार्जर का रेट 5%, मोबाइल आप एग्जांपल के तौर पे लेने गए तो मोबाइल 12%, चार्जर 5%। अब चार्जर के बिना मोबाइल तो आएगा नहीं, मैं आईफोन 12 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल फोन की बात कर रहा हूँ। तो चार्जर के बिना तो फोन आएगा ही नहीं। तो ऑब्वियसली बात है कि वो जो चार्जर और मोबाइल का रिलेशन हो गया, एक तरह का कॉम्पोजिट रिलेशन हो गया कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। पूरक यानी कि कॉम्पोजिट है, उसके बिना वो उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती, बिना उसके वो दूसरा काम नहीं करेगा। तो बाय डिफॉल्ट नेचर में कंपोजिट सप्लाई कहलाता है। और ऐसे केस में जो प्रोडक्ट का जो जीएसटी लगेगा, दोनों का रेट अलग अलग है। लेट्स से 12% रेट है अपना मोबाइल का, 5% चार्जर का, बट ऐसे केस में जो जीएसटी का रेट लगेगा वो प्रिंसिपल प्रोडक्ट, प्रिंसिपल क्या आपका मोबाइल प्रिंसिपल प्रोडक्ट है, तो प्रिंसिपल प्रोडक्ट रेट के हिसाब से ही दूसरे प्रोडक्ट का जीएसटी रेट चार्ज किया जाएगा। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है प्रिंसिपल प्रोडक्ट इन द सेंस जो मेन प्रोडक्ट है। अब
मोबाइल आपका मेन प्रोडक्ट है तो बाय डिफॉल्ट उसके साथ जो हेडफोन आएगा या फिर उसके साथ चार्जर आएगा या फिर उसके साथ ग्लास कवर आएगा वो बाय डिफॉल्ट कॉम्पोजिट नेचर में हो गए, तो बाय डिफॉल्ट उनका जो रेट ऑफ जीएसटी होगा वो प्रिंसिपल प्रोडक्ट के रेट के अकॉर्डिंग ही होगा। तो कॉम्पोजिट का आई होप सो मतलब समझ गए रहोगे। अब बात करते हैं मिक्स्ड सप्लाई की। मिक्स्ड सप्लाई वो होता है जहां पे दो या दो से अधिक प्रोडक्ट एक बाय डिफॉल्ट एक पैक किए जाते हैं, एक पैक किया जाता है। हालांकि दोनों प्रोडक्ट अगर इंडिपेंडेंटली परचेस करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे कंपोजिट में क्या होता है एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के बिना नहीं चल सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं होता है कि एक दोनों प्रोडक्ट ऐसे ही हैं लेकिन आपको एज अ ऑफर के तौर पे दोनों प्रोडक्ट को कंबाइन करके दिया जाए। जैसे कि मैकडी में जाओ, मैकडी में अगर आप बर्गर लेते हो तो साथ में आपको ऐसा कोक दे दिया जाता है, कोक फ्री का बोल जाता है, इसको ऐसा कॉम्बो बोल देते हैं, कॉम्बो ऑफर कि मैकडी के साथ अगर आप बर्गर लोगे तो साथ में कोक आपको मिल जाएगा। तो इसका कॉस्ट क्या कर देते वो लोग कम करते हैं। तो हालांकि अगर आप मैकडी में बर्गर लो तो कोक लो या ना लो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बर्गर तो खा ही सकते हो आप, लेकिन कोक लो तो बर्गर मतलब इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे की पूरक नहीं है, कॉम्पोजिट नहीं है, एक दूसरे के बिना काम चल सकता है। तो ऐसे केस में ये जो कहलाता है वो मिक्स्ड सप्लाई कहलाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो दिवाली है, दिवाली में आपके कंपनी ने सोचा कि हम हर एक एम्प्लॉइज को एज अ गिफ्ट करेंगे गिफ्ट हैम्पर पैक। उस गिफ्ट हैम्पर पैक में एक वॉलेट होगा, एक पेन होगा, एक टाई होगी और एक वॉच होगा, यानी 4 चीजें उन्होंने बोला कि हम गिफ्ट हैम्पर पैक बनाएंगे दिवाली में, जिसमें एक वॉलेट, एक टाई, एक पेन और एक वॉच, 4 चीजें हम उस गिफ्ट हैम्पर पैक में रखेंगे। हालांकि चारों प्रोडक्ट का रेट अलग अलग है, किसी का 5%, किसी का 12, किसी का 18, किसी का लेट्स से 0%। तो अब ऐसे केसेस में जब डेफिनेटली कंपनी ने सोचा है तो कंपनी ने क्या किया रहेगा, किसी और को ऑर्डर किया रहेगा कि भाई हमें गिफ्ट हैम्पर पैक चाहिए, टोटल 50 चाहिए। अब जब प्रोडक्ट सप्लाई करेगा तो वो इंडिविजुअल तो देगा नहीं, वो हर एक का गिफ्ट हैम्पर पैक बनाएगा, बॉक्स में सबको चारों प्रोडक्ट को पैक कर देगा। तो सवाल ये आता है कि जब वो प्रोडक्ट सप्लाई करेगा तो ऐसे केस में प्रोडक्ट का वो बिकॉज हर एक का तो रेट अलग अलग नहीं लगाएगा, वो क्या लिखेगा बिल में 50 गिफ्ट हैम्पर पैक ईच कंटेनिंग 1 टाई, 1 पेन, 1 वॉलेट एंड एक अपना दैट इज दूसरा चीज जो बचा है उसका। तो ऐसे केस में वो जब इनवॉइस पे टैक्स लगाएगा तो वो टैक्स कौन सा लगाएगा, रेट कौन सा लगाएगा, इस केस में होता है व्हिचएवर इज हायर। उस चारों प्रोडक्ट में जिसपे सबसे ज्यादा जो जीएसटी का रेट लगता है वो बाय डिफॉल्ट कहलाता है व्हिचएवर इज हायर मिक्स सप्लाई। इस केस में मिक्स सप्लाई में जो हायर रेट पे जीएसटी लगा, जिस पे हायर रेट पे जीएसटी है उसी रेट पे बाय डिफॉल्ट सारे के सारे प्रोडक्ट दिए जाएंगे। तो कंपोजिट सप्लाई में ऐसा नहीं होता है, कंपोजिट में बाय डिफॉल्ट एक दूसरे के पूरक होते हैं, बंडल्ड होते हैं, बाय डिफॉल्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। बट मिक्स सप्लाई में ऐसा कुछ नहीं है। अगर कंपनी चाहती है तो चारों को अलग अलग, वॉलेट किसी और से परचेज करती, पेन किसी और से, टाई किसी और से और बाकी चीज किसी और से परचेज कर लेते। बट मिक्स सप्लाई में गिफ्ट हैम्पर पैक में मतलब मिक्स सप्लाई करने के लिए बाय डिफॉल्ट अगर चारों प्रोडक्ट को एक कंबाइन करते हैं तो जो नेचुरली बंडल नहीं है बट फिर भी कंबाइन किया जाता है, ऐसे केस में जो टैक्स लगेगा व्हिचएवर इज हायर। तो आई होप सो इट इज क्लियर व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई। जैसे कि कार एंड पेट्रोल के बिना तो कार चलने वाली नहीं, एग्जांपल बता रहा हूं मैं ये, हालांकि जीएसटी से थोड़ा हटके। तो ऐसी चीजें जिसके बिना हम चीजें दूसरी चीज का यूज हम नहीं कर सकते या फिर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है उसके बिना। बट मिक्स सप्लाई में ऐसा नहीं है, वो नेचुरली बंडल्ड नहीं है। आप एग्जाम्पल के तौर पे और समझोगे कंपोजिट सप्लाई में, तो आप जैसे आप कभी ट्रैवल करते हो, किसी होटल में स्टे करते हो, तो होटल में जब दो दिन का स्टे करते हो तो कभी कभी आपने देखा रहेगा होटल का टैरिफ ऐसा होता है कि विद ब्रेकफास्ट एंड विदाउट ब्रेकफास्ट। तो आप डेफिनेटली विद ब्रेकफास्ट, उसमें लंच अलग से, लंच जल्दी इंक्लूड नहीं होता लेकिन उसमें ब्रेकफास्ट हमेशा इंक्लूडेड रहता है। उसमें इंक्लूडेड इसलिए रहता है बिकॉज आपको मालूम है कि मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट करने कहाँ जाओगे होटल के अलावा। तो वो बाय डिफॉल्ट एक नेचुरल टेबल पे देखा जाए तो बंदा अगर जा रहा है तो नेचुरली वो बाउंडेड है कि डेफिनेटली ब्रेकफास्ट तो करेगा ही करेगा। तो इसीलिए जब भी होटल का चार्जेस बताएंगे 1200 रुपया पर डे, तो बाय डिफॉल्ट उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रहेगा। तो इसमें ब्रेकफास्ट का चार्जेस का जीएसटी रेट उसमें 1200 रुपये होटल का प्रिंसिपल, बिकॉज आपका प्रिंसिपल चीज क्या है, प्रिंसिपल चीज है होटल में स्टे करना, वो आपका सर्विस है। तो जो ब्रेकफास्ट है उस पर जो जीएसटी का रेट लगेगा बाय डिफॉल्ट वो कंपोजिट में प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से जीएसटी का रेट लगेगा।
टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई मैंने बता दिया, एग्जांपल दे दिया। लेवी ऑफ जीएसटी दैट इज सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। हालांकि हम सेक्शन जो बात कर रहे हैं हम सेक्शन को याद रखने से अच्छा हम कॉन्सेप्ट को समझे। अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सेक्शन तो हम कहीं से भी ढूंढ लेंगे, गूगल से भी ढूंढ के निकाल लेंगे। तो कहलाता है कि लेवी ऑफ टैक्सेस, चार्जेस ऑफ टैक्सेस। देखो दो तरह के मॉडल वर्क करते हैं, एक तो होता है एफसीएम दैट इज फॉरवर्ड चार्जेस मैकेनिज्म, एक होता है आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो लेवी ऑफ टैक्सेस, चार्जेस ऑफ टैक्सेस दैट इज 91, 92, 93, 94, 95, ये टोटल 5 दैट इज सेक्शन 9 जो है टोटल 5 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है, सब सेक्शन में डिवाइडेड है। कि 91 क्या रहता है चार्जेस एंड एफसीएम, एफसीएम कॉल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे सिंपल तरीके से आप प्रोडक्ट सप्लाई करो, चार्ज लो, टैक्सेस लगाओ। इसमें 92 में स्पेसिफाइड गुड्स टू कम इनटू जीएसटी इन फ्यूचर। 92 जो है वो ऐसे प्रोडक्ट जिसपे हालांकि आज जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, जैसे एक की पेट्रोल, लेकिन आगे चल के इस पे जीएसटी में काउंट होगा, तो वो ऐसे प्रोडक्ट जो है उसमें काउंट होते हैं, दैट इज सबसेक्शन 92। 93 में आरसीएम, ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे सर्विसेज जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर होते हैं, जैसे कि आज के दिन बात करूं तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के सर्विसेज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आ गए, और बात करो तो लीगल सर्विसेज ऑफ एनी लॉयर, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आ गया। 94 सप्लाई मेड बाय एनी अनरजिस्टर्ड सप्लायर, ऐसा पर्सन जिसने हमें कोई प्रोडक्ट सप्लाई किया बट सामने वाला पार्टी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उस केस में भी आरसीएम ही लगता है। हालांकि आज के दिन उसको डिसेबल कर रखा है, यानी कि अभी फिलहाल उसको यूज में नहीं है, हालांकि फ्यूचर में जब आएगा तब आएगा, बट ये उसके सबसेक्शन। 95 दैट इज इको कॉल ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के थ्रू जो जीएसटी एंड टैक्सेस लगते हैं वो डिफरेंट मॉडल में हमने इस तरह से कवर कर रखा है, यानी कि 91, 92, 93, 94, 95। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, ये तो हो गया लेवी ऑफ टैक्सेस जहां पे टैक्सेस चार्जेस लगते हैं, और यहाँ पे कलेक्शन है, कलेक्शन यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अनरजिस्टर्ड से। तो इसमें क्या रिसिपिएंट की लायबिलिटी बनती है टैक्स पे करने की, यहाँ पे क्या सप्लायर टैक्स कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पे कर देता है। CGST Act 2017 एप्लीकेबिलिटी ऑफ CGST, देयर शैल बी लेवी ऑफ CGST सप्लाई। CGST कब लगेगा अपने को मालूम है कि CGST तभी टैक्स लगेगा जहां पे अपने को इंट्रास्टेट सप्लाई होगा और प्रोडक्ट का रेट जो भी डिफाइन रहेगा उसके हिसाब से CGST प्लस SGST चार्ज होगा। ऑब्वियसली बात है टैक्स कौन चार्ज करेगा, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा। द सेंट्रल टैक्स विल अप्लाई, दैट इज 92 की बात कर रहा हूं मैं, 92 यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो फ्यूचर में जीएसटी में कवर होने वाले हैं, अभी फिलहाल कवर नहीं है। पेट्रोलियम हो गया, स्पीड डीजल हो गया जिसको हम पेट्रोल बोलते हैं, नेचुरल गैसेस बोलते हैं, ये सब चीजें अभी जीएसटी में कवर नहीं है। तो इसके ऊपर काउंसिल्स की जो है अभी मीटिंग चालू है, यानी कि बात चालू है, काउंसिल में इसके पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं। हालांकि स्टेट्स के साथ कुछ डिस्प्यूट्स अभी भी है, आगे चल के ये इंक्लूड किया जाएगा, कैसे होगा आने वाले टाइम में बताएगा। 93 में यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में गवर्नमेंट ने अभी तक स्टार्टिंग में बहुत सारे नोटिफिकेशन जारी किए थे कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से गुड्स सर्विसेज जो है ना वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में काउंट होंगे, बट आने वाले टाइम में धीरे धीरे इसको चेंज किया गया और आज के दिन में स्पेसिफाइड लिस्ट है सर्विसेज है जहां पे जीएसटी जिसपे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लगता है। और इसमें क्या होता है, रिसिपिएंट जो होता है, रिसिपिएंट यानी कि रिसीवर ऑफ गुड्स और सर्विस, वो अपनी जीएसटी की लायबिलिटी खुद डिस्चार्ज करता है गवर्नमेंट को डायरेक्टली। तो आइदर गुड्स पे लगता है, जैसे 7 गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, डिफरेंट सर्विसेज गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखे हैं। और आपको मालूम होगा अगर फॉरेन से कोई भी सर्विसेज लेते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो भी बाय डिफॉल्ट अंडर आरसीएम ही काउंट होता है, अंडर आईजीएसटी एक्ट। सेक्शन 94 यानी कि ऐसे जो पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, यानी कि जो जीएसटी में अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं है, उनसे हम सप्लाई लेते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट अनरजिस्टर्ड सप्लाई कहलाता है, अनरजिस्टर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पार्टी। और ई कॉमर्स दैट इज सेक्शन 95, गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन कभी भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं व्हेन सप्लाइड थ्रू द ई कॉमर्स, सच सप्लाई शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय सच ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड ई कॉमर्स विल बी लायबल टू पे टैक्सेस ऑन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। कॉम्पोजिशन स्कीम, व्हाट इज कॉम्पोजिशन? आज के दिन में जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है तो बेसिक मोटे मोटे तौर पे 2 तरह के रजिस्ट्रेशन दिए हुए, एक तो रेगुलर और एक दिया हुआ कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम में आप मोटे मोटे तौर पे ये समझो कि जो गुड्स में डील करते हैं उनको क्या हर एक इनवॉइस पे टैक्स पे नहीं करना है, एक लमसम बेसिस पे टैक्स पे करना है बेस्ड ऑन देयर टर्नओवर।
बट ये इनका लिमिटेशन है कि ये स्टेट क्रॉस नहीं कर सकते, ये अपना जो है ना प्रोडक्ट जो है ना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल नहीं कर सकते हैं। गुड्स की बात कर रहा हूं मैं। तो एन ऑप्शन फॉर स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर टू पे जीएसटी एट वेरी लो रेट ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, यानी कि अगर उनका टर्नओवर उतना नहीं है और ये चाहते हैं कि हम एक इनवॉइस पे टैक्स नहीं पे करते बैठ सकते हैं, तो वो उनके लिए स्पेशल कैटेगरी बनाई हुई जिसका नाम है कॉम्पोजिशन लेवी। इसमें बेनिफिट ये है कि उनको टैक्स रेट बहुत कम लगता है, आइदर 2% या 1% बेस्ड ऑन देयर नेचर ऑफ बिजनेस। हैसल फ्री सिंपल प्रोसीजर फॉर टैक्स पेयर बिकॉज इनको इनवॉइसेस पे टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनको ना ही टैक्स कलेक्ट करने की जरूरत है, ना ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की जरूरत है। हालांकि इनको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो बेस्ड ऑन टर्नओवर की टोटल टर्नओवर कितना बनता है उसका उठा के ले लो, उसमें से उनको CGST, SGST, IGST के लेजर बैलेंसेस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, सिंपल एनुअल रिटर्न बहुत सिंपल दे रखा है, इनका रिटर्न बहुत सिंपल होता है। सेक्शन 10 में मैन्युफैक्चरर एक्सेप्ट स्पेसिफाइड गुड्स, सप्लायर ऑफ फूड्स, ट्रेडर ऑफ एनी गुड्स एंड टर्नओवर लिमिट होती है हर एक स्टेट के, हर एक के अपने हिसाब से अलग अलग दी हुई है, जिससे फिलहाल 50 लाख है। बेस्ड ऑन कैटेगरीज है, कैटेगरीज ऑफ पर्सन, हाउ टू एक्सरसाइज द ऑप्शंस, यानी कि कैसे कैसे आप कंपोजिशन स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। न्यू रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, रजिस्टर पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम, पहले तो उसको सब चीजें चेक करनी पड़ेंगी कि क्या मैं कंपोजिट में आ सकता हूं। अगर मैं अपना प्रोडक्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करूंगा तो क्या मुझे कंपोजिट मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। गुड्स में डील करता हूं, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, हाँ ठीक है, लेकिन क्या मेरे प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है वो क्या उस लिस्ट में आता है जिससे मैं कंपोजिट में जा सकता हूं? तो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर मैं उस सब चीजों में फॉलो करता हूं तो ही मैं अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसमें करा सकता हूं। और मेरा टर्नओवर भी मुझे देखना पड़ेगा, मेरा टर्नओवर अगर 50 लाख के ऊपर गया, हालांकि टर्नओवर आगे चल के चेंज भी हो सकता है, अगर मेरा टर्नओवर 50 लाख के ऊपर है तो मैं कंपोजिट नहीं ले सकता हूं। पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम इज नाइदर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और non-residential taxable person shall pay the tax under section 9394 on inward supply। डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है वो किसी से परचेज करेगा, जब वो परचेज करेगा रजिस्टर्ड पार्टी से तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, हालांकि उसका टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकता। एग्जांपल, मान लो आप एक अनरजिस्टर्ड पार्टी से आप एक कंपोजिट डीलर हो, आपने किसी से परचेज किया जो कि सामने वाली पार्टी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो वो कोई भी प्रोडक्ट आपको सप्लाई करेगी 100 रुपया प्लस टैक्स 10 रुपया, तो वो आपसे 110 रुपया लेगी, तो आपको वो 10 रुपया टैक्स पे करना ही पड़ेगा। और उस 10 रुपये टैक्स का बेनिफिट आप क्लेम नहीं कर सकते हो बिकॉज आप कंपोजिट में हो, आप उसका टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते हो। अब जब आप वो प्रोडक्ट सेल करोगे तो 10 रुपये आपके एज ए कॉस्टिंग में ऐड हो जाती है, तो प्रोडक्ट का कॉस्ट हो गया 110 रुपये, आप 110 पे अपना मार्जिन ऐड करोगे, दैट इज मान लो 10 रुपये आपने ऐड किया तो 120 रुपये आपका भी 120 रुपये ये टर्नओवर में काउंट हो गया। टोटल टर्नओवर के बेस पे आपको रेट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिटर्न। Shall mention the words composition taxable person not eligible to collect taxes on supply। जब ये इनवॉइस रेज करेंगे, कंपोजिट डीलर जब इनवॉइस रेज करेगा तो उस इनवॉइस के ऊपर ये स्पेसिफिक वर्ड लिखा हुआ होना चाहिए। Shall mention the words composition taxable at a prominent place at his place of business। तो ये कैटेगरीज हैं, किसको क्या परसेंट पर टैक्सेबल अप्लाई होता है, दैट इज लेटेस्ट रेट के हिसाब से, किसको क्या टैक्स रेट के हिसाब से पे करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, अदर ट्रेडर्स है, सप्लायर ऑफ गुड्स है, तो किसको क्या क्या अप्लीकेबल है, टैक्सेबल सप्लाई क्या क्या इंक्लूड होगी, ये पूरा चार्ट दे रखा है। डेफिनेटली आप ये चार्ट आपको मिल जाएगा, ये पीपीटी आपको शेयर करूंगा तो आप डिटेल में जाके देख सकते हो किसको क्या क्या रेट ऑफ टैक्सेस अप्लीकेबल है। सो यस, ये था अपना बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, जहाँ पे हमने हर एक चीज को बेसिक लेवल पे कवर किया है। आने वाले वीडियोस में हम और भी डिटेल में एक एक चैप्टर को समझेंगे विथ मोर केस स्टडी, विथ मोर एग्जांपल, विथ मोर डिटेल इंफॉर्मेशन। फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, एनी काइंड ऑफ फीडबैक, ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है। यू आर मोस्ट वेलकम फॉर एनी फीडबैक। आप जो भी फीडबैक दोगे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू।